Yeah, so we are live now. Oh, Just a minute. Okay. Namaskar, good morning. Welcome in today's sustainable strategy session. So today we have Mr. Bhavesh Jogadia with us, and he will talk about ongoing challenges. जो भी फील्ड पे challenges आते हैं, so we will discuss a few major challenges. And Bhavesh is a civil engineer. He is working as a program manager at Green Yatra. So जो भी मियावाकी फॉरेस्ट या फिर जो भी प्लांटेशन के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होते हैं, उनका जो भी प्लानिंग होता है, ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन होता है, मैनेजमेंट होता है, so ये भावेश देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जो भी आप हमारे प्रोजेक्ट देखते हो, जो भी आफ्टर के फोटोज देखते हो, या फिर जो भी इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है प्रोजेक्ट का, सो उसके पीछे भावेश, सतीश और जो भी हमारी ऑन ग्राउंड टीम है, उनका बहुत बड़ा एक सहकार्य होता है, उनका एक हाथ होता है. क्योंकि जो ऑन ग्राउंड चैलेंजेस होते हैं, ये फेस करके उन चैलेंजेस पे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस निकाल के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं. और इस तरह से हमारे जो प्रोजेक्ट है वो सस्टेन होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए. सो आज हम वही देखेंगे कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. मेजर चैलेंजेस देखेंगे, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं माइक्रो चैलेंजेस, वो डिस्कस नहीं करेंगे. मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं और उसका सॉल्यूशंस हमारी टीम कैसे फाइंड आउट करती है और प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल कैसे बनाती है, वो हम देखेंगे. मैंने ये भी देखा बहुत सारी बार कि लोग बोलते हैं कि ट्री प्लांटेशन इज वेरी इजी टास्क. इसमें डिफिकल्ट ऐसा क्या है? आपको बस जाना है, गड्ढा खोदना है, कुछ मैन्यूअल डालना है और वहाँ पे प्लांटेशन करना है. सो इट्स अ वेरी इजी टास्क, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट. बट मैं आप सब उन लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि टी प्लांटेशन और कोई भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना बहुत इजी होता है, बट एक्चुअल वैसा नहीं होता है. जो ऑन ग्राउंड कंडीशन होती है, कभी कभी बहुत ही हार्श होती है, बहुत ही खराब होती है. वो सारे चैलेंजेस को हमें सॉल्व करके प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ता है. तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं साइड पे. भावेश, थैंक यू फॉर कमिंग एंड start your presentation. थैंक यू सिद्धार्थ फॉर द इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं कि साइट पे क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा कि कुछ बुलेट पॉइंट्स बोल दूंगा कि साइट पे कौन से चैलेंजेस आते हैं। जैसे एक लैंड प्रिपरेशन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव स्पीसीज, सीड्स कलेक्शन एंड जर्मिनेशन, सीडलिंग मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस, वाटरिंग एंड इरिगेशन, फिर मेंटेनेंस मॉनिटरिंग, कम्युनिटी एंगेजमेंट, लैंड ओनरशिप परमिशंस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो हम एक बाय एक सबके ऊपर जाएंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो होता है कि लैंड परमिशंस और लैंड। मुंबई में लैंड मिलना, वो भी प्लांटेशन के लिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और जो लैंड मिलती है वो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपरली प्लांटेशन लैंड ही हो। तो हम लैंड को 4 ग्रेड में डिवाइड कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी। जो ए टाइप की प्लांटेशन लैंड होती है, उसमें हमें पूरा प्रॉपरली प्लांटेशन के लिए जगह होता है। मीन्स सॉइल भी प्रॉपरली होती है, वाटरिंग सोर्स होती है, फेंसिंग वगैरह प्रॉपरली होती है। उसको हम ए क्लास में ये करते हैं। जो बी क्लास की होती है, उसमें हमें कैसे खाली लैंड अवेलेबल होती है, उसमें किसी भी टाइप का लाइक रिसोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं होता, जैसे वाटरिंग का फैसिलिटी हो गया, फेंसिंग हो गया। और जो सी होता है, उसमें कुछ भी अवेलेबल नहीं है, खाली वो बैरन लैंड होती है। और जो डी क्लास की लैंड होती है, उसमें लाइक वो डंपिंग ग्राउंड जैसी लैंड होती है, जहाँ पे बहुत सारे कचरा वगैरह अवेलेबल होती है। तो हमें मोस्टली हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं ना, वो सब डी क्लासेस के लैंड पे की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारा पीपीटी आप देख सकते हो, तो आप चैलेंजेस एट साइट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, आप हमें, ये हमारी लैंड है, ये एक लैंड है हमारी निसर्ग उद्यान में, जो कोपर कैरने में है। तो ये है ऑलमोस्ट 33 एकर्स का पूरा डंपिंग ग्राउंड है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे सब कचरा वगैरह फिल है। ये अनस्टेबल लैंड है, मतलब प्रॉपरली वहाँ पे आप चल भी नहीं सकते थे, इतना कचरा वगैरह, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह थे। तो ओवरऑल नवी मुंबई का जितना भी डंपिंग वगैरह होता था, पहले यहाँ होता था। तो और दिक्कत ये थी कि आजू बाजू में मैंग्रोव्स और खाड़ी के वजह से होने से, जो हम एक्सकवेशन जब भी करते थे ना, तो नीचे से अब पूरा लीचेड वाटर आ जाता था। तो उसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती थी। अभी उसमें फिर हमने क्या किया कि इसके ऊपर हमें डंपिंग करना पड़ा, अच्छी सॉइल्स बाहर से खरीद के। तो हमने फिर जितना भी, पहले तो नीचे हार्ड रॉक्स वगैरह डाले, मेंशन किए, और लैंड स्टेबल वगैरह की, एटलीस्ट की व्हीकल मूवमेंट हो सकते हैं। वो होने के बाद हमने इसके ऊपर कम से कम 6 से 7 फीट की ये अच्छी अच्छी सॉइल डाली, जो प्लांटेशन के लायक होती है। और उसके बाद लैंड एकदम लेवल कर दी, और लेवल करने के बाद हमने फिर
प्लांटेशन से की। फिर दूसरे चैलेंजेस ये होते हैं कि लैंड ऊपर से तो ठीक लगता है, बट अंडरग्राउंड गैस लाइन्स होती है, केबल लाइन्स होती है, पाइपलाइन्स वगैरह होती है, जो एक्चुअली जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी पता नहीं है, क्योंकि उनका कहना ये है कि ये बहुत पहले डाली थी, तो हमको पता नहीं होता है कि यहाँ पे कौन सी क्या गई है। तो बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि वाइल डूइंग एक्सकवेशन वो अपने आप कभी-कभी पाइपलाइन्स वगैरह भी ब्रेक हो जाती है, वायर केबल्स ब्रेक हो जाती है, जो हमें पता नहीं होता है। बट लेटर ऑन जब भी हमें पता चलता है तो हम उनको फिक्स कर देते हैं। तो आप ये स्लाइड्स में आप देखोगे कि जब ना हमने एक्सकवेशन करने के लिए लिया, तो ये जो केबल्स है, ये इंटरनेट केबल्स है, तो जो सराउंडिंग में सब सप्लाई हो रहा था, तो ये केबल्स ब्रेक्स वगैरह हो गई थी, बट लेटर ऑन हमने वो फिक्स कर दी थी। सिमिलरली अगर हम दूसरी स्लाइड देखेंगे, तो ये अंडरग्राउंड पाइपलाइंस, तो हम इसका ये सॉल्यूशन ये करते हैं कि हम पहले मैन्युअली लेबर लोग से डिग कर लेते हैं, और लेबर लोग से वो मैन्युअली पूरा पाइपलाइन जब भी वो बाहर दिखने लगता है, तो उसके बाद हम आजू-बाजू में उसके स्टोन्स वगैरह देख देते हैं, ताकि एक्सकवेशन के टाइम पे दिक्कत ना होगा, और एक ये एक दिखने में भी आ जाएगा कि बाबा यहाँ से लाइन गई है। सिमिलरली अगर कोई ब्रेक्स वगैरह भी हो जाए तो हमारे पास हमारे हर एक साइड पे प्लम्बर्स वगैरह होते हैं, जो फिक्स वगैरह कर देते हैं, पाइपलाइन्स हो, केबल्स हो, या कोई भी इलेक्ट्रिकल केबल वायर्स वगैरह हों। अभी हो जाता है लैंड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेजेस होता है क्लीनिंग। जब भी मियावाकी हम स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारी लैंड्स ऐसे होती है कि बैरन लैंड्स होती है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, बट कहीं-कहीं पे इतनी सारी वीड्स वगैरह होती है ना, तो हमें वो मशीन से क्लीन करवानी पड़ती है। तो अगर आप देखोगे ये सेम यहाँ का पिक्चर्स है ज्वेल ऑफ नवी मुंबई का, यहाँ पे बहुत सारी वीड्स आप ग्रो देख सकते हो लैंड पे। तो इसको हमें मैन्युअली मशीन से क्लीन करवाना पड़ा। तो मशीन से जब क्लीन किया तो बहुत सारी वेट्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो मशीन के बकेट में भी नहीं आ रही, तो हमको फिर मैन्युअली लेबर्स निकाल के क्लीन करवाना पड़ा, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो। उसके बाद फिर बहुत सारे लोकेशंस ऐसे हैं जहाँ पे नीचे मैनहोल्स, मतलब जो सीवर का जो रहता है ना वो था, और उसको प्रॉपर्ली मतलब ग्राउंड लेवल से पूरा ढका हुआ था, पहले वो दिखने में नहीं आ रहा था, बट जब भी हमने एक्सकवेशन स्टार्ट किया तभी हमें मालूम पड़ा कि नीचे से मैनहोल्स वगैरह है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। हाँ, वाटरिंग इज़ द मेजर इश्यू हमारे पूरे साइट पे, क्योंकि बहुत सारे लोकेशंस हमारे पास प्लांटेशन के लिए लैंड तो अवेलेबल होती है, बट वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो या तो फिर हम ऑफिशियल्स जो हमें परमिशन देते हैं, वो हमें वाटर सोर्स प्रोवाइड करके देते हैं, बट कभी-कभी दिक्कत ये भी होती है कि वहाँ पे लाइक ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर मोस्टली तो पानी के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो जहाँ पे एसटीपी पानी होता है, तो वी यूज़ एसटीपी वाटर फॉर द वाटरिंग पर्पज़। बट वहाँ पे वो जो अगर एसटीपी का सोर्स भी नहीं होता तो हमें बोरवेल मारना पड़ता, तो हमने बहुत सारे लोकेशंस पे बोरवेल वगैरह मार के देखा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको हमेशा ही पानी लगे वहाँ पे, तो हमारे बहुत सारे अटेम्प्ट्स ऐसे फेल भी गए हैं। तो उस मोमेंट पे हमें फिर टैंकर्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ते हैं टू सस्टेन सैपलिंग्स के लिए। अगर आप ये देखोगे लेबर्स मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन ऑन द साइट। हमारे मोर मोर देन 100 से 150 लेबर्स हर एक साइट पे होते हैं, और इतने लेबर्स को पूरा एकोमोडेशन करना, एक साइड से दूसरे साइड पे लेके जाना, उनके रहने का सब प्रबंध करना, या फिर उनका सैनिटेशन वगैरह जो हो गया, तो वो एक मेजर रोल प्रोवाइड करता है हमारे लिए। और सेम थिंग विथ दिस। अगर आप साइट का अगर एंट्रेंस देखोगे, हमारे बहुत सारे साइट्स ऐसे हैं कि वो गार्डन्स में हैं। तो गार्डन्स चारों बाजू से वो कवर अप है, और उसमें आप देखोगे तो जो उनका गेट है ना, वो बहुत छोटा है, जिसमें से हमारे मशीन्स वगैरह अंदर प्रोवाइड नहीं करते, अंदर नहीं जाते। और उसके वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि जो आजू-बाजू के ग्रिल्स वगैरह है ना, वो हमें तोड़ना पड़ता है। वो तोड़ने के बाद हमें वहाँ पे एक रैंप रैंप बनाना पड़ता है, और रैंप से फिर हमें मशीन अंदर लेके जानी पड़ती है। जैसे आप ये देख सकते हो कि इसमें जो ग्रिल्स है ना वो कट कट किए जा रहे हैं, और नीचे मैन्युअली लेबर्स है ना,
उसमें स्टोन्स वगैरह भर के मशीन्स के लिए रैंप क्रिएट करते हैं। बट ऐसे मशीन्स तो चली जाएंगी, बट जो हैवी व्हीकल्स है ना, अगर आप ये देखोगे तो जेसीबी बिकॉज ऑफ उनके व्हील्स ज़्यादा बड़े हैं तो वो अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। बट ये हाईवा है तो इसमें हमारा बायोमास वगैरह जो आता है मश अपना प्लांटेशन के लिए, वो अंदर नहीं जा सकता, तो वो मैन्युअली हमने गेट पे ही अनलोड किया है। गेट पे अनलोड करने के बाद फिर ये हम मैन्युअली लेबर से फिल करके पूरा साइट तक अंदर तक लेके जाते हैं। आप देख सकते हो इसमें कि पूरा बायोमास वगैरह जो भी है हमने वो गेट पे ही अनलोड कर दिया है, और उसके बाद फिर पूरा मैन्युअली लेबर्स लोग फिल करके साइट पे लेके जा रहे हैं। डीवीडिंग तो बहुत ही मतलब प्लांटेशन के बाद इतने सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऐड करने के बाद इतने वीड्स आ जाते हैं कि हमें टाइम टू टाइम एवरी लाइक वीक, 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हमें वीडिंग्स क्लियर करना पड़ता है। तो आप देख सकते हो इसमें लेबर लोग वीड्स क्लियर कर रहे हैं। दिस इज ये हमारे कुछ साइट के फोटोग्राफ्स हैं डीवीडिंग करते हुए। वाटर लॉगिंग कुछ साइड हमें प्लान ऐसे करना पड़ता है कि जो स्लोप है ना वो टुवर्ड्स जो नाला रहता है उस साइड्स पे हमें करना पड़ता है, ताकि ग्रेविटेशनली वो जा सके। बट कहीं कहीं साइड्स हमारी ऐसी है कि जहाँ पे नाला साइड नहीं है, नाला मतलब यूं पाइप जहाँ से पानी जाता है ओवरफ्लोइंग का, वो नहीं है, तो हमें मैन्युअली क्रिएट करना है। ये पिछले साल की हमारी फोटोज है शायद से ज्वेल ऑफ नवी मूवी में, जहाँ पे बहुत सारा वाटर लॉगिंग हो गया था। और पूरा प्लॉट आप अगर देखोगे ना, ये 1 से 2 फीट पानी के नीचे था, तो हमने फिर वो मैन्युअली लेबर्स वगैरह लगा के, मशीन्स वगैरह लगा के वो आप यहाँ पे आप वाटर का फ्लो देख सकते हो कंटिन्यूस रेनी सीजन में। ये पानी बाहर निकल रहा है यहाँ से, सेम विथ ईयर ओनली। तो ये सारी चैलेंजेस हैं हमारी साइड पे जो हम फेस करते हैं। आई थिंक सो सिद्धार्थ, आपको कुछ पूछना है? यस 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 डेफिनेटली भावेश, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं एंड वाटर लॉगिंग इज द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज जब वाटर लॉगिंग होता है तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स खराब होने लगते हैं और प्लांट की जो ग्रोथ होती है रुक जाती है, प्लांट कुछ समय बाद मरने लगता है। बट जो अभी हम एक सिस्टम बना रहे हैं हमारे साइड पे, जो बड़ी साइट्स होती है वहाँ पे वाटर रिमूव करने के लिए जो हम ट्रेंचेस बनाते हैं, सो आई थिंक दैट इज वेरी इफेक्टिव। और भावेश, ये अभी आपने जो फोटो बताया फर्स्ट वाला, वो एक बार ओपन कीजिए प्लीज। या दिस वन। या सो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये मुंबई, नवी मुंबई में एक लैंड है निसर्गोद्यान बोलकर। सो ये प्रीवियसली डंपिंग यार्ड था। आप यहाँ पे देख पाओगे सेकंड फोटोज में कि आपको यहाँ पे लीकेज वाटर तो दिख ही रहा है, बट ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये पूरी कचरे की लेयर है। यहाँ पे कोई भी सॉइल रिसोर्स नहीं है। और जैसा भावेश ने बताया कि हम मोस्टली डी कैटेगरी के लैंड पे ट्री प्लांटेशन करते हैं। डी कैटेगरी मीन्स जहाँ पे आपको प्रॉपर सॉइल नहीं मिलती, जहाँ पे सॉइल क्वालिटी बहुत डिग्रेडेड होती है, या फिर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, अंडरग्राउंड कुछ पाइप्स होते हैं, ऊपर से कुछ केबल गई हुई होती है। सो ऐसे चैलेंजिंग जगह पे हम प्लांटेशन करते हैं। डेफिनेटली ग्रीन यात्रा इज नोन फॉर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। और अगर प्रोजेक्ट में चैलेंज ही ना हो भावेश, तो मुझे लगता है फिर उसमें इतना मजा भी नहीं आएगा। जैसा इसी डेफिनेटली। प्रोजेक्ट का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो टोटल डंपिंग यार्ड को हमने कन्वर्ट किया एक बायोडाइवर्स फॉरेस्ट में। और आज हम वहां पे देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के जो बायोडाइवर्सिटी हमें वहां पे देखने को मिलती है। स्नेक्स वहां पे है, अलग अलग बर्ड्स है, छोटे छोटे कीटक है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सो इट्स अ ट्रू रिफॉरेस्टेशन और रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड। कि ऐसी लैंड जहाँ पे जो डेड लैंड है, जहाँ पे कभी कुछ ग्रो नहीं हो सकता, ऐसा लोग बोलते हैं, वहां पे हमने एक जंगल क्रिएट किया। तो मुझे याद है कि जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, सो बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि हाउ इट्स पॉसिबल, आप ऐसी जगह पे प्लांटेशन कर ही नहीं सकते हो, आप आपके रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हो, आप आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड उनका पर्सपेक्टिव भी ठीक था, क्योंकि कभी उन्होंने देखा नहीं कि टोटली डंपिंग यार्ड पे भी फॉरेस्ट हो सकता है, या फिर डंपिंग यार्ड पे भी एक ग्रीनरी हम बना सकते हैं। सो उनके पर्सपेक्टिव से वो बात सही कर रहे थे। बट जब हमने ये प्रोजेक्ट किया, डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे हमने टैक्स यूज किए, बहुत सारे इकोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और जो भी हमारी एक डाइवर्स टीम है, उन सबका सजेशन लेके हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इम्प्लीमेंट किया। एंड आफ्टर ए ईयर जब रिजल्ट देखे, तो जो लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड यू आर वेस्टिंग योर रिसोर्सेज, उन्होंने ही हमें अप्रिशिएट किया, और वही लोग आज उस जंगल का या उस फॉरेस्ट का आनंद ले रहे हैं। सो ये नवी मुंबई में साइट लोकेटेड है। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल कि हम डिग्रेडेड लैंड को एक पॉजिटिव लैंड में या फिर ग्रीनर लैंड में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं।
सो ये जो चैलेंजेस भावेश आपने बोले हैं, ये मोस्टली जो रिलेटेड टू लैंड है या फिर सॉइल प्रिपरेशन है। और कुछ चैलेंजेस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आफ्टर प्लांटेशन या फिर प्लांटेशन करते समय हमें आते हैं, जैसे कि एक बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि अवेलेबिलिटी ऑफ नेटिव स्पीसीज। तो मोस्टली क्या होता है, जब हमने सर्वेस किए या फिर एक हमने देखा कि जो नर्सरीज होती है सिटी में या फिर कोई भी जो भी बड़ी बड़ी नर्सरीज होती है, छोटी नर्सरीज होती है, जब हमने उनके साथ कम्युनिकेट किया, उनसे बात की, तो तब हमें ये पता चला कि वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट रखते हैं या फिर ऐसे प्लांट रखते हैं कि जो इंडोर हो या फिर ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हो या फिर फ्लावरिंग हो। सो जब हमने उनसे पूछा सर्वे में कि आप नेटिव ट्रीज क्यों नहीं रखते, अर्जुन हो गया, हिरडा, बेड़ा, ऐसे ट्रीज आप क्यों नहीं रखते हैं, तो उन्होंने जेन्युइनली आंसर दिया कि सर कोई नहीं आता है ये चीज लेने को। पहली बार हम सुन रहे हैं कि आप जैसे लोग आ रहे हैं और आप पूछ रहे हो कि आपके पास अर्जुन है या हिरडा है या पेहड़ा है, बिकॉज मोस्टली जो लोग आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि कोई फ्लावरिंग ट्रीज हमें बताइए, कोई ऐसा ट्रीज बताइए कि जो हम घर में लगा सकते हैं। सो मोस्टली ऐसे प्लांट्स को ही डिमांड होती है, दैट्स व्हाई हम ये पेड़ रखते नहीं है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि लोगों को यही नहीं पता कि हम नेटिव ट्रीज भी लगा सकते हैं, और नेटिव ट्रीज में भी कुछ ट्रीज ऐसे कि जो ब्यूटिफिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे बैकयार्ड में। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा कि पलाश पलाश एक छोटा ट्री होता है, सब ट्री कैटेगरी में आता है, बट पलाश में एबिलिटी है कि वो नियर अबाउट 94% अलग अलग जीव जंतुओं को, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट कर सकता है। एंड उसके जो फ्लावर्स होते हैं, उसके फ्लावर से हम ऑर्गेनिक कलर भी बना सकते हैं। सो ट्रेडिशनल उसके बहुत सारे यूज हैं। तो हम नेटिव ट्रीज भी हमारे बैकयार्ड में लगा सकते हैं, ओपन लैंड में लगा सकते हैं, बट लोग उसके बारे में अवेयर नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल इंडोर प्लांट प्रेफर करते हैं, इसलिए जो नेटिव स्पीसीज की अवेलेबिलिटी होती है वो नर्सरी में हमें नहीं मिलती है। बट रिक्वायरमेंट तो हमारी है कि हमें नेटिव स्पीसीज ही लगानी है। हम जो भी प्लांटेशन करते हैं उसमें कोई भी नॉन नेटिव स्पीसीज नहीं प्लांट करते हैं। एंड जैसा हम बोलते हैं कि हमें रिस्टोरेशन करना है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना है, अर्बन बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करना है, उसके लिए हमें नेटिव पेड़ लगाना ही पड़ता है। तो ऐसे समय में हम क्या करते हैं कि हम खुद फॉरेस्ट सर्वे करते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, हम ये देखते हैं कि फॉरेस्ट में कौन से नेटिव स्पीसीज है, स्पीसीज का ग्रोइंग पैटर्न क्या है, कौन से स्पीसीज डोमिनेंट है, कौन से स्पीसीज रिसेसिव है, स्पीसीज का बढ़ने का पैटर्न क्या है, ये सब चीजों का स्टडी करते हैं। और डेफिनेटली स्टडी करते समय साथ में बॉटनिस्ट, इकोलॉजिस्ट और जो भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है वो साथ में होते हैं। देन स्टडी करने के बाद हमें वो ट्री ग्रो करना होता है, क्योंकि नर्सरी में तो हमें ट्री मिल नहीं रही है, तो हम कुछ नर्सरियों के साथ टाई अप करके उनको एक अमाउंट बोलते हैं कि देखिए हमें इतने इतने सैपलिंग चाहिए होंगे, तो आप हमें डेवलप करके दीजिए। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट में 1 लाख ट्रीज लगाने हैं, 2 लाख ट्रीज लगाने हैं, तो एक मेजर चैलेंज ये भी आता है अपार्ट फ्रॉम द साइट कि हमें उस स्पेसिस का एक स्टॉक पहले ही रेडी करके रखना है। सो ये भी एक सॉल्यूशन हमने निकाला कि हम पहले स्टॉक रेडी करके रखते हैं, नर्सरी से कांटेक्ट करते करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स करके, उनके साथ म्यूचुअली एग्रीमेंट करके हम उस स्पीसीज का एक कांटेक्ट उनको देते हैं, तो वो भी प्रॉपर हमें वो प्लांट प्रोवाइड करके देते हैं। देन नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आता है कि सॉइल हेल्थ एनालिसिस। अभी मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या लगता है, और अर्बन एरियाज में होता है कि जब भी कोई ट्री प्लांटेशन किया जाता है, सो लोग नर्सरी में जाते हैं, जो भी सस्ता या फिर जो भी अच्छा दिखता हो आंखों से वो प्लांट वो परचेस करते हैं। देन बस कहीं पे गड्ढा किया, वो प्लांट लगा दिया, एंड 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल भर हो जाता है और वो प्लांट ग्रो नहीं हो पाता, उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं मिलती है। देन फिर लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो इतना अच्छा पेड़ लाया नर्सरी में से, इतना महंगा पेड़ लाया, हमने उसको प्रॉपरली लगाया, हम उसको रोज पानी देते, सारी चीजें करते हैं, बट ये पेड़ बढ़ नहीं रहा है, या फिर कभी कभी वो पेड़ मर भी जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं कि जो पेड़ या फिर जो स्पीसीज आपने वहां पे लगाई है, उस जमीन में लगाई है, हो सकता है कि वो स्पीसीज उस जमीन के लिए ना हो, या फिर उस क्लाइमेटिक कंडीशन में वो पेड़ आता ना हो। देन सेकेंड चीज, आपने जो पेड़ जमीन में लगाया है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रॉपर्टीज, जो भी न्यूट्रिएंट है वो कितने हैं आपके जमीन में, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी क्या है आपके सॉइल की। सो जब आपको ये पता चलेगा कि हाँ आपके सॉइल में कैल्शियम कम है, या फिर नाइट्रोजन कम है, या फिर पोटेश कम है, बहुत सारी बार ऐसा भी होता है कि सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट जो कंपोनेंट होता है, जिसको हम चूना बोलते हैं, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि एक्सकैवेशन करते समय चूना निकलता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट हमारे जमीन में होता है, तो उस समय जो पेड़ बढ़ने का या फिर जो उसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। तो फिर ऐसे समय हमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें मिक्स करने होते हैं। तो यही होता है कि प्लांटेशन करते समय एक तो नेटिव स्पीसीज नहीं मिलती है, देन सेकंड हमें सॉइल हेल्थ एनालिसिस करता है। अब आप इमेजिन कर सकते हो इस जगह में जहां पे पूरा कचरा है, यहाँ पे हम क्या सॉइल हेल्थ एनालिसिस करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एनी सॉइल। तो नेक्स्ट स्लाइड आप भावेश कीजिए। जैसा भावेश ने बताया हमें
कि हम जो अच्छी क्वालिटी की सॉइल है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे डंपर भर के हमने सॉइल यहाँ पे लोड किए। सो लगता है ना कि क्या करना क्या है आपको, बस जाके पेड़ तो लगाने हैं, पर उसके पीछे Sorry to इतना interrupt, सारा Siddharth. More than we have dumped more than 2,500 डब्बस over here, मोर स्टेबल देन करने के लिए 2500 2,500 व्हीकल्स हमने डब्बस। यहाँ पे लगाया। तो इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा। अभी इसमें भी एक होता है चैलेंज कि मुंबई जैसे एरिया में हमें ऐसे मिट्टी आइडेंटिफाई करनी है जो प्रोडक्टिव हो, जो जिसमें सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो, वो एक अलग से चैलेंज होता है। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस सॉइल फ्रॉम सोर्स टू दिस प्लेस। देन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जहाँ पे हमें प्रॉब्लम्स आती है, बट ये सारी चीजें करने के बाद, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो उद्देश्य या फिर फाइनल गोल है कि हमें प्रोजेक्ट सस्टेन करना है। प्रोजेक्ट सस्टेन इसलिए करना है because we are truly working for environmental conservation. We are not working for just a corporate की चलो आपने आपका फंड दे दिया और हमें पेड़ लगाने। That is not our aim. Our aim is to restore, क्योंकि आज हम ये रिस्टोर करेंगे, आज हम ये फॉरेस्ट लगाएंगे, तो अगले 100 साल 200 साल तक इसके इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन को इसका बहुत अच्छा फायदा होगा। इसलिए हम डेडिकेटली ये काम करते हैं, और कोई भी स्टेप जो होती है प्लांटेशन में, जो भी साइंटिफिक स्टेप होती है, वो मिस ना हो, इसका हम पूरा पूरा वो ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी स्टेप ये ना हो। और बहुत सारी बार लोग ये भी बोलते हैं कि आपके टीम में इकोलॉजिस्ट है, बॉटनिस्ट है, जैसे भाविश भाविश भी अभी इंजीनियर है, अतिश इंजीनियर, तो इतने सारे लोगों की क्या जरूरत है कि आपको इंजीनियर चाहिए, आपको बॉटनिस्ट चाहिए, आपको इकोलॉजिस्ट चाहिए, आपको और ये चाहिए वो चाहिए, इतने सारे फील्ड की क्या जरूरत है? पेड़ तो लगाने आपको जाके लगाना है। बट जैसा इस पीपीटी में भावेश ने बताया कि ऑन ग्राउंड चैलेंजेस है जो हमारे इंजीनियर्स देखते हैं, देन ट्री से रिलेटेड चैलेंजेस है जो हमारे बॉटनिस्ट देखते हैं, बाकी अलग अलग सेक्शन के जो भी चैलेंजेस होते हैं, हमारे साइट पे प्लम्बर्स अवेलेबल होते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर वाटर कनेक्शन हमें करना है। सो इट्स अ ग्रुप एफर्ट, ऐसा नहीं है कि बस बॉटनिस्ट अकेला जाके या फिर जो भी ट्री एक्सपर्ट है वो अकेले जाके पेड़ लगाए, ये ग्रुप एफर्ट्स होता है। इंजीनियर्स का भी उतना ही रोल होता है जितना बॉटनिस्ट का या इकोलॉजिस्ट का होता है। सो डेफिनेटली टीम एफर्ट से ही हमारे प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होते हैं। सो प्लांटेशन करते समय सॉइल हेल्थ एनालिसिस करना भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मोस्ट ऑफ दी मुंबई में जो सॉइल है, हमने जो अभी एक्सपीरियंस किया है कि मुंबई के सॉइल में न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा कमी है, या फिर हम ये बोल सकते हैं मैक्सिमम सॉइल डेड है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे डंप किया हुआ है। हमें पता है कि मुंबई 7 आइलैंड का एक बेट है, और यहाँ पे डंपिंग कर करके हमने इंसानों के रहने के लिए जगह बनाई। तो हम मोस्ट ऑफ द जगह पे जहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं, तो मोस्टली हमें जो डेब्रिज होता है, डेब्रिज देखने को मिलता है, जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है वो देखने को मिलता है। और जहाँ पे सॉइल होती है, फिर हम उसका प्रॉपरली सॉइल हेल्थ एनालिसिस करते हैं। सॉइल हेल्थ एनालिसिस में हम उसकी फिजिकल टेस्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, देयर स्ट्रक्चर, कि सैंड है, सिल्ट है या क्ले है। देन हम उसका केमिकल एनालिसिस करते हैं, सॉइल सैंपल कलेक्ट करके, प्रॉपर कलेक्ट करके उसको हम लेबोरेटरी भेजते हैं। देन केमिकल टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि सॉइल में किस टाइप के न्यूट्रिएंट है और कौन से न्यूट्रिएंट है, जैसा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश कितना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, उसके बाद में उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, पीएच कितनी है। इस सारी चीजों का स्टडी करने के बाद उसमें हमें कौन सा मटेरियल मिक्स करना है जिससे वो सॉइल इनरिच हो, वो सॉइल फॉरेस्ट सॉइल जैसी बने, फिर इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। देन आर्टिफिशियल जो भी मटेरियल होता है, कोकोपीट होता है, राइस हस्क होता है, एंड न्यूट्रिएंट होता है, वो हम उसमें ऐड करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट सॉइल। देन बहुत सारी बार ये भी प्रॉब्लम होता है कि इतने सारी चीजें करने के बाद मोर्टेलिटी हो सकती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो हम ये इंश्योर करते हैं, क्योंकि आफ्टर प्लांटेशन मोर्टेलिटी आने के बाद कुछ स्टेप लेने से अच्छा है कि प्लांटेशन करने से पहले ही आप प्रिकॉशन लें कि मोर्टेलिटी रेट ना आए आगे। तो अगर मोर्टेलिटी रेट अगर आपको फ्यूचर में नहीं आने देना है, तो आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि हमें सॉइल टेस्टिंग करनी है, प्रॉपर सॉइल यूज करनी है, प्रॉपर स्पीसीज यूज करनी है, ये सारी चीजें का स्टडी करके हमें ये सारी चीजें प्रॉपर इंप्लीमेंट अगर हम करते हैं, तो फ्यूचर में हमें मोर्टेलिटी नहीं आती है, या फिर बहुत बहुत रेयर आती है, बहुत कम आती है। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स पूछते हैं कि मोर्टेलिटी कम होने के लिए या सस्टेनेबिलिटी रेशियो बढ़ने के लिए आप क्या करते हो। तो ये सारी चीजें, ये कलेक्टिव इफर्ट्स होती है हमारे, और ये कलेक्टिव इफर्ट्स लेने के बाद जो हमारे सर्वाइवल रेट है वो नियर अबाउट 90% प्लस होते हैं हर एक फॉरेस्ट में, हर एक प्लांटेशन में। सो ये कलेक्टिव इफर्ट्स के वजह से हम ये देख पाते हैं। देन जैसा भावेश ने बताया कि मुंबई जैसा जो सिटी है, मुंबई दिल्ली, हम मोस्टली बड़े सिटीज में काम करते हैं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉब्लम जो है कि लैंड एक्विजिशन। अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट जो हमारे साथ काम करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें इतने इतने पेड़ लगाने, 2 लाख पेड़ लगाने, 1 लाख पेड़ लगाने, तो आप इमीडिएट लगाइए।
बट लैंड एक्विजिशन के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कभी-कभी ऐसा होता है कि हम गवर्नमेंट के पास अप्रोच करते हैं लैंड के लिए, बट ऑफिसर्स चेंज हो जाते हैं कभी, और जो भी प्रोसेस होती है गवर्नमेंट की उसके हिसाब से थोड़ा कभी टाइम लग जाता है, कभी 2 महीना, कभी 6 महीना, कभी साल भर, कभी 4 साल। सो ये जो सारे एफर्ट्स है, क्योंकि अर्बन एरियाज में लैंड मिलना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, जैसा भावेश ने बताया। ये सारे जो चैलेंजेस है, छोटे-मोटे चैलेंजेस है, बड़े-बड़े चैलेंजेस है, सब चैलेंजेस पे सस्टेनेबल सॉल्यूशन, सस्टेनेबल जो यूज है सॉल्यूशंस है, उसको यूज करके हम प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करते हैं। एंड आई थिंक भावेश, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम कोई स्टेप मिस नहीं करते हैं, और सारी जो स्टेप्स है वो प्रॉपर्ली करते हैं, इसलिए फॉलो हमें कर जो रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो बिफोर आफ्टर हम कॉन्फिडेंटली हमारे लिंक्डइन प्रोफाइल पे या फेसबुक प्रोफाइल पे जो शेयर करते हैं, जो कॉन्फिडेंस से हम शेयर करते हैं, उसका रीजन यही है कि ये सारी चीजें हम करते हैं। और जो ट्रस्ट हमारे डोनर्स का है ग्रीन यात्रा पे, कुछ डोनर्स ऐसे ही कि जो बहुत सारे साल से कंटिन्यूअस ग्रीन यात्रा के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि दिस गाइज आर रियली वर्किंग फॉर इन्वायरमेंट, और ये मेहनत से काम करते हैं, इनका सस्टेनेबिलिटी रेशियो अच्छे है, इनके प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइजेशन अच्छे है, थिंकिंग अच्छी है, इनके रिजल्ट्स अच्छे 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 आते हैं। तो जो ट्रस्ट हमने बिल्ड किया है गवर्नमेंट के साथ हो या फिर हमारे फंडर्स के साथ हो, उसके पीछे ये सारी चीजें होती है, ये सारी मेहनत होती है जो हिडन होती है, जो बोलते हैं ना कि पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं। तो प्रोजेक्ट सस्टेन करने के लिए ये सारे लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं। तो थैंक यू भावेश। ऑन ग्राउंड चैलेंजेस आपने बहुत अच्छे से बताया, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, आप उसको कैसा सॉल्यूशंस निकालते हो और कैसे प्रोजेक्ट को सस्टेन करते हो। बिकॉज जो हमें दिखता है, हम तो बस यही देख पाते हैं कि एक प्रोजेक्ट हमने किया है, 1 साल बाद उसकी ग्रोथ हुई, बड़ा फॉरेस्ट हुआ, हम वहां पे जाके बायोडाइवर्सिटी के फोटोज दे रहे हैं, खुद के फोटोज दे रहे हैं, और उसके पीछे कितना एफर्ट्स होता है ये आज आपने हमें बताया। एंड थैंक यू फॉर टेकिंग दिस एफर्ट्स, और जो भी सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट कर रहे हो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भावेश। थैंक यू सिद्धार्थ, थैंक यू सिद्धार्थ।